Button. Activate. Hey guys, how are you? I'm Kashif, Iqbal, lecturer, special education. Today we are going to discuss our new topic and definitely good morning to all of you guys. So we are going to discuss this topic from the subject of management of PCC, physically challenged children, and course code SPED 3132. So the topic that we are going to discuss is very fresh topic and from a course outline perspective, this topic is known as 5.4 epilepsy. Very interesting, and definitely it will be wonderful to understand today. So, before going to start the discussion today, I would like to have the review as usual of our previous discussion that we have made till now. We have started the introduction of chapter number 5, orthopedic impairments, and after that we discussed cerebral palsy with its all types, and then we discussed spina bifida with its all types. This was also a very wonderful topic to discuss with you people guys. And then we discussed in our very last lecture, we have discussed spinal cord injury. So we have very fruitful discussions previously, and today we will make it the same. सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, सबसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ इसका एजेंडा डिस्कस करना चाहूँगा. आई वुड लाइक टू रिव्यू द एजेंडा फॉर यू पीपल विच आई हैव सेलेक्टेड फॉर यू. सो वी हैव ओनली 2 points as an agenda for today's lecture. Number 1, define epilepsy. After successful completion of this topic, you will be able to define epilepsy. इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद यकीनन आप इस काबिल हो जाएंगे कि एपिलेप्सी को डिफ़ाइन कर सकें किसी भी टॉपिक पे, किसी भी स्टेज पे, किसी भी फोरम पे, एट एनी प्लेस यू कैन डिफ़ाइन एपिलेप्सी वेरी वेल. नंबर 2, elaborate the symptoms and risk factors of epilepsy. एपिलेप्सी के जो सिम्टम्स हैं या रिस्क फैक्टर्स हैं वो आप इजीली elaborate कर सकेंगे. So let's start. We will not waste our time more. Definition से बात करते हैं. Epilepsy is a central nervous system neurological disorder in which brain activity become abnormal, causing seizures, or periods of unusual behaviors, sensation, and sometimes loss of awareness. एपिलेप्सी क्या है? एपिलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है, जिसमें जो ब्रेन एक्टिविटी है वो एबनॉर्मल हो जाती है, नॉर्मल फंक्शन नहीं करता, उसका फंक्शन जो है वो डिसफंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे सीजर्स की वजूहत बनती है. सीजर्स किसे कहते हैं? फिट्स को कहते हैं, झटकों को कहते हैं, या कुछ ऐसे स्पेल आते हैं, ऐसे पीरियड्स गुजरते हैं जिसमें अनयूजुअल बिहेवियर इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है और उसमें सेंसेशन भी अनयूजुअल होती है, और सम टाइम लॉस ऑफ अवेयरनेस, बंदे को पता ही नहीं होता व्हाट इज़ दिस, कॉन्शियसनेस ख़त्म हो जाती है. ये है एपिलेप्सी. नेक्स्ट पॉइंट है, स्लाइड में आप देख सकते हैं, मोर डिस्क्रिप्शन अबाउट एपिलेप्सी. एपिलेप्सी के हवाले से मज़ीद एक डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं ज़रा. एनीवन कैन डेवलप एपिलेप्सी, किसी को भी एपिलेप्सी हो सकती है. एपिलेप्सी अफेक्ट्स बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, मेल और फीमेल दोनों तरह के लोगों को एपिलेप्सी मुतासर करती है, अफेक्ट करती है. और जहन में रखें कि इसमें एक रेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है. रेस मतलब या एथनिक बैकग्राउंड, रंग और नस्ल का कोई इम्तियाज़ नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है. सीजर सिम्टम्स कैन वेरी वाइल्डली. सीजर्स के जो सिम्टम्स होते हैं वो चेंज होते हैं, डिफरेंट होते हैं. सम पीपल विद एपिलेप्सी simple stare blankly for a few seconds
during a seizures, while others repeatedly twitch arms and legs. अच्छा, कुछ लोगों के एपिलेप्सी के सिंपल सिम्टम्स जो हैं वो बिल्कुल सिंपल होते हैं, और कुछ के लिए जो एपिलेप्सी के जो सीजर्स होते हैं उसमें वो अपने जो आर्म्स और लेग्स होते हैं उनको ट्विच करते रहते हैं. Having a single seizure doesn't mean you have the epilepsy. एपिलेप्सी का ये मतलब नहीं है कि अगर आपको एक दफ़ा सीज़र हुआ, एक दफ़ा फिट्स पड़ा तो आपने कह दिया जी कि मुझे सीजर्स है, मुझे एपिलेप्सी है. नो, इट इज़ रॉन्ग. एट लीस्ट 2 अनप्रवोक्ड सीजर्स, कम से कम 2, यानी कि एपिलेप्सी के लिए जो क्राइटेरिया वो 2 या 2 से ज़्यादा सीजर्स का है, आर जनरली रिक्वायर्ड फॉर एन एपिलेप्सी डायग्नोसिस. तो देखें ये वेरी क्लियर लिखा हुआ है कि एपिलेप्सी डायग्नोस करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा सीजर्स का होना लाजमी है. अच्छा, अगर इसके ट्रीटमेंट विद मेडिकेशंस की बात की जाए तो इसका जो ट्रीटमेंट विद मेडिकेशन और समटाइम सर्जरी can control seizures for the majority of the people with epilepsy. ट्रीटमेंट में मेडिसिन भी शामिल है, सर्जरी भी शामिल है, और ये एपिलेप्सी को कंट्रोल करने में, जिन लोगों को एपिलेप्सी होती है, कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करते हैं. Some people require lifelong treatment to control seizures, but for others, seizure eventually go away. अच्छा, कुछ लोगों के लिए जो इसका जो ट्रीटमेंट होता है ना वो लाइफ लॉन्ग होता है, सारी ज़िंदगी चलता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए जो इसके जो सीज़र चूँकि गायब हो जाते हैं, इस वजह से ट्रीटमेंट का लाइफ लॉन्ग फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है. Some children with epilepsy may outgrow the condition with age. इनके कुछ लोगों के साथ एपिलेप्सी की जो कंडीशन होती है ना वो एज के साथ साथ ख़त्म भी होती जाती है. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है सिम्टम्स का. बिकॉज एपिलेप्सी इज कॉज्ड बाय abnormal एक्टिविटीज़ इन द ब्रेन. क्योंकि एपिलेप्सी ब्रेन में एक एबनॉर्मल एक्टिविटी की वजह से जो है ना इसकी प्रेवलेंस होती है, अकरेंस होती है. सीज़र कैन अफेक्ट एनी प्रोसेस इन योर ब्रेन कोऑर्डिनेट्स. तो सीज़र जो हैं, जो फिट्स हैं, या इसके जो एपिलेप्सी का जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो हमारे ब्रेन के किसी भी हिस्से को, किसी भी फंक्शन को मुतासर कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं. सीज़र साइंस एंड सिम्टम्स में इंक्लूड, सीज़र के जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो क्या हैं, इसको ज़रा देखते हैं. नंबर 1 पे क्या है? टेम्परेरी कन्फ्यूजन. नंबर 2, a staring spell. टेम्परेरी कन्फ्यूजन से मुराद ये है कि आर्जी तौर पे बंदा कंफ्यूज ही हो जाता है. नंबर 2, अच्छा, a staring spell, बंदा घूरता ही रहता है, staring spell. नंबर 3, uncontrollable jerking movements of the arms and legs. अनकंट्रोलेबल जर्किंग मूवमेंट्स होता है बाजू और टांगों का. नेक्स्ट, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस. नेक्स्ट, साइकिक सिम्टम्स such as fear, anxiety, or deja vu. तो ये इसके सिम्टम्स हैं. अच्छा, नीचे ये आप देखेंगे ज़रा, सिम्टम्स वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सीजर्स. ये जो सीजर्स की जो टाइप होती है ना, सिम्टम्स भी उस हवाले से वेरी होते हैं, चेंज होते हैं.
इन मोस्ट केसेस, कई केसेस में a person with epilepsy will tend to have the same type of seizures each time. The symptoms will be similar from the episode to episode. कई केसेस में एक ऐसा आदमी जिसका एपिलेप्सी हो, उनको सीज़र की भी वही टाइप्स होती हैं हर वक्त, तो सिम्टम्स हर एपिसोड, इसकी एपिलेप्सी की जितनी भी एपिसोड होंगी, जितनी दफ़ा भी वो सीज़र्स होंगे, तो वो सेम ही होगा। अच्छा, नेक्स्ट ये देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ सीज़र्स क्या है। Doctor generally classifies seizures as either focal or generalized based on how the abnormal brain activity begins. डॉक्टर जो हैं वो जनरली आम तौर पे सीज़र को फोकल या जनरलाइज सीज़र में क्लासिफाई करते हैं, जो कि बेस करते हैं कि ये एबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी स्टार्ट कैसे होती है, ये हैं क्या क्या। अभी ज़रा हम इसको देखते हैं। दीज आर नंबर 1 फोकल सीज़र। When seizures appear to result from abnormal activity in just one area of the brain, they are called focal या partial seizure. जब हम ये जो सीज़र्स हैं रिज़ल्ट होते हैं abnormal एक्टिविटी का ब्रेन में, और ब्रेन का भी एक एरिया सिर्फ, इनको फोकल या पार्शल सीज़र कहा जाता है। These seizures fall into 2 categories. इस तरह के सीज़र्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 पे है फोकल सीज़र्स without loss of consciousness. Once called simple partial seizure, these seizures don't cause a loss of consciousness. They may alter emotions or change the way things look like smell, feel, taste or sound. They may also result in involuntary jerking of body part such as an arm or leg, and spontaneous sensory symptoms such as tickling, dizziness and flashing lights. अब ज़रा हम देखते हैं कि फोकल सीज़र्स विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जी क्या है। अच्छा, इसको पार्शल सीज़र भी तो कहा जाता है। अच्छा, इन सीज़र से कॉन्शियसनेस यानी कि शऊर, इंसान की जो कॉन्शियस स्टेट है वो गायब नहीं होती। ये इमोशंस को चेंज कर सकते हैं, और ये चीज़ें जिस तरह नज़र आती हैं उनको उस सोच को भी चेंज करते हैं। चीज़ों की जो खुशबू होती है वो भी चेंज हो जाती है, फील कैसे किया जाता है, टेस्ट क्या है वो चेंज हो जाता है। अच्छा, इसमें बॉडी पार्ट जिसमें आर्म्स और लेग्स शामिल है, उनकी इनवॉलंटरी जर्किंग भी शामिल है। इनवॉलंटरी जर्किंग मतलब खुद के कंट्रोल में ना होना और जर्किंग झटके लगना, और स्पॉन्टेनियस सेंसरी सिम्टम्स भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टिकलिंग है, डिजीनेस है और फ्लैशिंग लाइट्स है। दूसरे नंबर पे फोकल सीजर्स विद इम्पेयर्ड अवेयरनेस।
वंस कॉल्ड कॉम्प्लेक्स पार्शल सीजर, इसको कॉम्प्लेक्स पार्शल सीजर भी कहा जाता है। दीज सीजर्स इन्वॉल्व चेंज और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। अच्छा, इसमें कॉन्शियसनेस ख़त्म हो जाती है, पहले में नहीं होती, इसमें ख़त्म हो जाती है, और अवेयरनेस भी ख़त्म हो जाती है। ड्यूरिंग अ कॉम्प्लेक्स पार्शल सीजर, एक कॉम्प्लेक्स पार्शल सीजर के दौरान यू मे स्टेयर इनटू स्पेस, आप खला में देखते रहते हैं, एंड नॉट रिस्पॉन्ड नॉर्मली टू योर एनवायरनमेंट, या अपने एनवायरनमेंट को नॉर्मल तरीके से आप रिस्पॉन्ड नहीं करते, और परफॉर्म रेपिटेटिव मूवमेंट, और रेपिटेटिव मूवमेंट ही परफॉर्म करते रहते हैं, सच एज हैंड रबिंग, हाथों को रब करना, च्यूइंग करना, swallowing करना, या वॉकिंग इन द सर्कल्स। अच्छा, नेक्स्ट है सिम्टम्स ऑफ फोकल सीजर्स मे बी कन्फ्यूज्ड विद अदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। इसलिए जो फोकल सीजर्स के जो सिम्टम्स होते हैं ना, वो बाकी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के साथ काफ़ी कन्फ्यूजिंग होते हैं, सच एज माइग्रेन, ये भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, आधे सर का दर्द। नार्कोलेप्सी या मेंटल इलनेस। A thorough examination and testing are needed to distinguish epilepsy from other disorders। बाकी डिसऑर्डर से इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए एक थॉरो एग्जामिनेशन की, एक इन डेप्थ एग्जामिनेशन की ज़रूरत होती है। अच्छा, ये तो हो गया सारी इन्फॉर्मेशन फोकल सीजर्स की, जो कि डॉक्टर्स डिवाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 2 पे, जनरलाइज्ड सीजर्स। अब ये क्या है, इसको ज़रा देख लेते हैं हम। Seizures that appear to be involved all areas of the brain called generalized seizure। आप फोकल सीजर्स में ब्रेन का मखसूस पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे तो सारे का सारा ब्रेन ही इन्वॉल्व है। 6 टाइप्स ऑफ जनरलाइज सीजर्स एग्जिस्ट। 6 टाइप्स हैं जनरलाइज सीजर की जो कि एग्जिस्ट करती हैं। नंबर 1 पे क्या है, बहुत अहम टॉपिक चल रहा है, ये ज़रा गौर से सुनेंगे। एब्सेंस सीजर्स। Absence seizures, previously known as petit mal, absence seizure का दूसरा नाम है। Often occur in children, बच्चों में होता है इसकी prevalence, and are characterized by staring into space, और इसको characterize किया जाता है खला में देखने से, और सटल बॉडी मूवमेंट्स, और अचानक जो बॉडी मूवमेंट्स होती हैं उनमें, सच एज आई ब्लिंकिंग, आंखें झपकना, और लिप स्मैकिंग, और लिप्स को काटना। दीज सीजर्स में अकर इन क्लस्टर्स एंड कॉज अ ब्रीफ लॉस ऑफ अवेयरनेस। ये क्लस्टर्स में होते हैं, मतलब इनके जो एपिसोड्स हैं, और अवेयरनेस काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। दूसरे नंबर पे टॉनिक सीजर्स। टॉनिक सीजर कॉज स्टिफनिंग ऑफ योर मसल्स। टॉनिक सीजर्स में आपके जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाते हैं। दीज सीजर्स यूजुअली अफेक्ट मसल्स इन योर बैक। आपकी जो बैक पे जो मसल्स होते हैं वो अफेक्ट होते हैं, मुतासर होते हैं। आर्म्स एंड लेग्स मे कॉज यू टू फॉल टू द ग्राउंड। आपके जो टांगे या बाजू हैं वो आपको गिरा देते हैं, लेकिन फॉल कराते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास अटॉनिक सीजर्स। अटॉनिक सीजर आल्सो नोन एज ड्रॉप सीजर्स। अटॉनिक सीजर को ड्रॉप सीजर भी कहा जाता है। कॉज ए लॉस ऑफ मसल कंट्रोल। इसमें जो मसल्स कंट्रोल है उनका लॉस हो जाता है, वो होता ही नहीं है। विच मे कॉज यू टू सडनली कोलैप्स्ड और फॉल डाउन, जिसकी वजह से आप नीचे गिर जाते हैं अचानक। नेक्स्ट है क्लॉनिक सीजर्स, CLONIC। Clonic seizures are associated with repeated or
rhythmic jerking muscles movements. ये जो क्लॉनिक सीजर्स हैं ये एसोसिएटेड है रिपीटेड या जर्किन मूवमेंट्स के साथ, मसल्स जर्किन मसल मूवमेंट के साथ. These seizures usually affect the neck, face and arms. ये जो सीजर्स होते हैं नेक, फेस और आर्म को ही यूजुअली अफेक्ट करते हैं, मुतासिर करते हैं. नेक्स्ट है मायोक्लॉनिक सीजर्स. मायोक्लॉनिक सीजर्स यूजुअली अपीयर एज सडन ब्रीफ जर्क्स. ये जो मायोक्लॉनिक सीजर्स हैं ये सडन ब्रीफ जर्क्स की सूरत में सामने आते हैं. और ट्विचेस ऑफ योर आर्म्स या आपके जो बाजू हैं उनकी ट्विचिंग के सूरत में सामने आते हैं. एंड लेग्स भी. नेक्स्ट है टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स. टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स previously known as grand mal seizure, इनका पुराना नाम था grand mal seizers, are the most traumatic type of epileptic seizures. ये most traumatic type है epileptic seizures की, and can cause an abrupt consciousness. बॉडी स्टिफनिंग भी है, एब्रप्ट कॉज. एब्रप्ट कहते हैं सडन लॉस ऑफ बॉडी कॉन्शियस. एब्रप्ट लॉस ऑफ कॉन्शियस है, बॉडी स्टिफनिंग है, बॉडी का खिंचाव है, एंड शेकिंग है, एंड समटाइम लॉस ऑफ ब्लडर कंट्रोल भी हो जाता है. मतलब किडनी से जो यूरिनेटरी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, और बाइटिंग योर टंग और दांतों को काटना भी शामिल है इसमें. तो ये हमारे पास कॉमन टाइप्स हैं सीजर्स की ना. नेक्स्ट हम देखते हैं व्हेन टू सी अ डॉक्टर. ये पॉइंट है हमारे पास. सीक इमीडिएट मेडिकल हेल्प. जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प फाइंड आउट करें. इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग, अगर इसमें एनी ऑफ द फॉलोइंग अकर, अगर मंदरजाल में से कोई भी आपको अपने अंदर कोई ऐसे इस तरह का प्रॉब्लम नज़र आता है. इसमें नंबर 1 पे द सीज़र लास्ट मोर देन 5 मिनट्स, 5 मिनट से ज़्यादा का टाइम हो चुका हो किसी सीज़र को. नंबर 2 ब्रीदिंग और कॉन्शियस डजंट रिटर्न आफ्टर द सीज़र स्टॉप. सीज़र अगर रुक भी जाए तो सांस, ब्रीदिंग या कॉन्शियसनेस वापस नहीं आता. ये सिम्टम्स हैं, इनको देखते जाएंगे. तीसरे नंबर पे सेकंड सीजर फॉलो इमीडिएटली. दूसरा जो सीज़र है वो फ़ौरन अटैक करता है. पहले सीज़र के बाद दूसरा सीज़र फ़ौरन होता है. ये एपिलेप्सी के मेन साइंस हैं जिसमें आपने डॉक्टर से फ़ौरन कंसल्ट करना है. नेक्स्ट यू हैव अ हाई फीवर. आपको बहुत शदीद तेज़ बुखार होता है. नेक्स्ट यू आर एक्सपीरियंसिंग हीट एग्जॉस्टन. शदीद किस्म की आपको गर्मी लग रही होती है, हीट हो रही होती है, पाँव से आग निकल रही होती है, इस तरह महसूस होता है. नेक्स्ट यू आर प्रेगनेंट. तो प्रेगनेंसी में हो सकता है. नेक्स्ट है यू हैव डायबिटीज़. आपको डायबिटीज़ हो. नेक्स्ट है यू हैव इंजर्ड योर सेल्फ ड्यूरिंग द सीजर्स, या सीजर्स के दौरान आप खुद को इंजर्ड कर लें, ज़ख्मी कर लें. तो ये वो कंडीशंस हैं जिसमें आपने फ़ौरन किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना है. नेक्स्ट इफ़ यू एक्सपीरियंस अ सीजर्स फॉर द फर्स्ट टाइम सीक मेडिकल असिस्टेंस या एडवाइस. अगर आपको पहली दफ़ा एक फीज़र पड़ रहा है तो फ़ौरन मेडिकल एडवाइस ज़रूर देखें. कॉजेज़ की बात करते हैं. ये नेक्स्ट स्लाइड है हमारी. एपिलेप्सी हैज़ नो आइडेंटिफाइबल cause in about half of the people with the conditions. इसकी कोई ख़ास आइडेंटिफाइबल तो cause तो है नहीं. in the other half
द कंडीशन में बी ट्रेस टू वेरियस फैक्टर्स, कई फैक्टर्स हैं जो कि कंडीशन के हवाले से ट्रेस करने में हेल्प आउट होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इंक्लूडिंग कह सकते हैं आप जेनेटिक इन्फ्लुएंस है नंबर 1 पे. सम टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी which are characterized by the type of seizures you experience or the part of the brain that is affected run in families. तो part of the brain या seizure जो ज़्यादातर इस तरह के मसाइल families में चल रहे होते हैं ना. इन केसेस में इट्स लाइक अ जेनेटिक इन्फ्लुएंस. तो ऐसा लगता है जैसे ये जेनेटिक इन्फ्लुएंस है ना, अगर फैमिली में वो चल रहा है सीजर्स की टाइप या सिचुएशन. दूसरे नंबर पे हेड ट्रॉमा. हेड ट्रॉमा एज अ रिज़ल्ट ऑफ अ कार एक्सीडेंट और अदर ट्रॉमेटिक इंजरीज कैन कॉज एपिलेप्सी. हेड ट्रॉमा या बाकी जो कार एक्सीडेंट है वो भी एपिलेप्सी की सूरत में ज़ाहिर हो सकते हैं. नेक्स्ट नंबर 3 पे ब्रेन कंडीशंस. Brain condition that cause damage to the brain, such as brain tumors or strokes, can cause epilepsy. अभी ब्रेन कंडीशन में क्या आता है, जो कि ब्रेन को जिनकी वजह से डैमेज होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेन ट्यूमर्स हो सकते हैं या स्ट्रोक्स हो सकते हैं. इनकी वजह से भी एपिलेप्सी हो सकती है. स्ट्रोक इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ एपिलेप्सी. स्ट्रोक एपिलेप्सी की लीडिंग कॉज है और ये ज़्यादातर उन लोगों में कॉमन है जिनकी जो एज है वो 35 ईयर से अबव होती है. नेक्स्ट है इन्फेक्शस डिसीज़. ऐसे डिजीज़ जिनमें इन्फेक्शस होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल मेनिंजाइटिस गर्दन तोड़ बुखार, एड्स एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम एंड वायरस एंसेफलाइटिस. इनकी वजह से भी एपिलेप्सी हो जाती है. नेक्स्ट है प्रीनेटल इंजरी. प्रीनेटल आप जानते हैं बिफोर बर्थ की बात हो रही है. बेबीज़ आर सेंसिटिव टू ब्रेन डैमेज. प्रीनेटल फेज़ में प्रेगनेंसी के दौरान जब बच्चे होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं ब्रेन डैमेज के सिलसिले में. दैट विल बी कॉज्ड बाय सेवरल फैक्टर. और ये कई फैक्टर की वजह से होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल सच एज एन इन्फेक्शन इन द मदर. माँ में कोई इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज होता है. पुअर न्यूट्रिशन खुराक का ना होना वो शामिल है, ब्रेन डैमेज होता है. और ऑक्सीजन डेफिशिएंसी यानी कि एनॉक्सिया, ये बच्चे के ब्रेन डैमेज में अहम किरदार अदा करते हैं. नेक्स्ट है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स. एपिलेप्सी कैन सम टाइम बी एसोसिएटेड विद डेवलपमेंटल डिसऑर्डर. डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के साथ भी सम टाइम एपिलेप्सी को एसोसिएट किया जाता है. For example, autism and neurofibromatosis. नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की. एपिलेप्सी के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? सर्टेन फैक्टर्स में इंक्रीज़ योर रिस्क ऑफ एपिलेप्सीज. कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो एपिलेप्सी का रिस्क आपके अंदर इंक्रीज़ कर सकते हैं. वो क्या है? नंबर 1 पे है एज. द ऑनसेट ऑफ एपिलेप्सी इज़ मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन. तो एपिलेप्सी का जो होना है वो बच्चों में ज़्यादा कॉमन है. इसकी प्रेवलेंस बच्चों में बहुत ज़्यादा है. एंड ओल्डर एडल्ट्स एज वेल, यानी कि 35 ईयर से ऊपर, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एज बताई है. बट द कंडीशन कैन अकर एट एनी एज. लेकिन कंडीशन किसी भी एज में हो सकती है. नंबर 2 फैमिली हिस्ट्री हो सकती है. इफ़ यू हैव अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ एपिलेप्सी, अगर फैमिली हिस्ट्री के आपके पास एपिलेप्सी की फैमिली हिस्ट्री है,
यू मे बी एट एन इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग आ सीज़र डिसऑर्डर, तो आप शदीद रिस्क पे हैं कि आपको सीज़र डिसऑर्डर हो सकता है। नंबर 3, हेड इंजरीज। हेड इंजरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सम केसेस ऑफ एपिलेप्सी। हेड इंजरीज रिस्पॉन्सिबल हैं एपिलेप्सी के कुछ केसेस के लिए। यू कैन रिड्यूस योर रिस्क बाई वेयरिंग ए सीट बेल्ट। आप अपने जो है ना इस रिस्क को कम कर सकते हैं हेड इंजरी से बचने के लिए। जब कार ड्राइविंग के दौरान या कार ट्रैवलिंग के दौरान आप सीट बेल्ट बांधें, और वाइल वेयरिंग ए हेलमेट वाइल राइडिंग बाईसाइकिल और मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल या साइकिल पर बैठते हुए आपको हेलमेट ज़रूर लेना चाहिए। तो हर उस एक्टिविटी में जिसमें हेड इंजरी का खतरा हो आपने ख़ुद को प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट है स्ट्रोक एंड अदर वास्कुलर डिजीज़ेज़। स्ट्रोक एंड अदर ब्लड वेसल्स, जिनको वास्कुलर डिजीज़ेज़ भी कहा जाता है, कैन लीड टू ब्रेन डैमेज दैट में ट्रिगर एपिलेप्सी। तो वास्कुलर डिजीज़ेज़ या कुछ ऐसे प्रॉब्लम स्ट्रोक हैं जो कि एपिलेप्सी की तरफ आपको लेके जा सकते हैं। तो आप इन डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए कई तरह के स्टेप ले सकते हैं, इंक्लूडिंग लिमिटिंग योर इनटेक ऑफ अल्कोहल, शराब नोशी से परहेज़, एंड अवॉइडिंग सिगरेट्स, सिगरेट नोशी से अवॉइड करना, ईटिंग ए हेल्दी डाइट खाना, एंड एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, और रोज़ाना की बुनियाद पे एक्सरसाइज करना। नेक्स्ट है डायमेंशिया। डायमेंशिया कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी का जो रिस्क है वो डायमेंशिया बढ़ा सकता है कई ओल्डर एडल्ट्स में। ब्रेन इन्फेक्शन की बात है, इन्फेक्शन सच एज मेनिंजाइटिस विच कॉजेज इन्फ्लेमेशन इन द ब्रेन। मेनिंजाइटिस से ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, और स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द भी हो सकता है मेनिंजाइटिस। कैन इंक्रीज योर रिस्क, इसकी वजह से भी रिस्क बढ़ सकता है एपिलेप्सी का। नेक्स्ट है सीजर्स इन चाइल्डहुड, बचपन में किसी सीजर्स का होना। हाई फीवर्स इन चाइल्डहुड कैन सम टाइम बी एसोसिएटेड विद सीजर्स। ये बचपन में जो बुखार होता है वो भी आपको सीजर्स की तरफ लेके जाता है। द रिस्क ऑफ एपिलेप्सी इंक्रीज इफ़ अ चाइल्ड हैज़ अ लॉन्ग सीजर। एपिलेप्सी का रिस्क उसको बढ़ जाता है जब किसी बच्चे को बहुत लंबे टाइम के लिए, लंबे अरसे के लिए सीजर हो, या कोई फैमिली हिस्ट्री हो, नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो, इससे भी एपिलेप्सी बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, जो स्लाइड आप देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस की ना। हैविंग अ सीजर्स एट सर्टेन टाइम कैन लीड टू सर्कमस्टेंसेस दैट आर डेंजरस टू योरसेल्फ और अदर्स। वाज का जो सीजर्स हैं वो आपको उन हालात की तरफ लेके जाते हैं जो कि आपके लिए नुकसानदेह, इंजरी का बायस भी बनते हैं और दूसरों के लिए भी। इसमें फॉलिंग है नंबर 1 पे। इफ़ यू फॉल ड्यूरिंग अ सीजर्स, अगर आप सीजर के दौरान गिर पड़ते हैं, यू कैन इंजर योर हेड और ब्रेक अ बोन, तो आप अपने सर को भी ज़ख्मी करेंगे या कोई हड्डी तोड़वाएंगे। नंबर 2 ड्राउनिंग। इफ़ यू हैव एपिलेप्सी, अगर आपको एपिलेप्सी है, you are 15 to 19 times more likely to drown while swimming or bathing than the rest of the population। बाकी लोगों की निस्बत 15 से 19 दफ़ा चांसेस हैं कि आप स्विमिंग करते हुए या नहाते हुए डूब जाएं। Because of the possibility of seizures while in the water, क्योंकि पानी के दौरान आपको सीजर पड़ सकता है।
नेक्स्ट है कार एक्सीडेंट, अ सीजर दैट कॉजेज आइदर लॉस ऑफ अवेयरनेस, एक सीजर ऐसा है कि जिससे आपकी जो अवेयरनेस है वो ख़त्म हो जाती है, और कंट्रोल कैन बी डेंजरस, ये कंट्रोल डेंजरस हो सकता है कार एक्सीडेंट के दौरान। इफ़ यू आर ड्राइविंग अ कार, अगर आपको एपिलेप्सी और आप कार ड्राइव करें, यू आर एट रिस्क, इट इज़ मोर डेंजरस फॉर यू। या कोई और अगर आप वो ऑपरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस। सीजर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पोज इंजरीज टू बोथ मदर एंड द बेबी। माँ और बच्चे को प्रेगनेंसी के दौरान अगर सीज़र की माँ को अगर शिकायत है तो एपिलेप्टिक मदर को भी और उसके बच्चे को भी सीज़र का ख़तरा हो सकता है, जिससे ब्रेन डैमेज हो सकता है और एपिलेप्सी हो सकती है। या एंटी एपिलेप्टिक जो मेडिसिन्स हैं वो इंक्रीज़ करती हैं बर्थ डिफेक्ट को। इफ़ यू हैव एपिलेप्सी एंड कंसिडरिंग बिकमिंग प्रेग्नेंट, अगर आपको एपिलेप्सी और प्रेगनेंसी का आप प्लान कर रहे हैं, टॉक टू योर डॉक्टर एज यू प्लान योर प्रेगनेंसी, तो अपने डॉक्टर से बात करें प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले। नेक्स्ट है इमोशनल हेल्थ इश्यूज़। पीपल विद एपिलेप्सी आर मोर लाइकली टू हैव साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, especially depression, anxiety and suicidal thoughts and behaviors। जिन लोगों को ये इमोशनल या बिहेवियरल हेल्थ इश्यूज़ की अगर हम बात करें, जिन लोगों को एपिलेप्सी होती है इनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं, जिसमें डिप्रेशन शामिल है, एंग्जाइटी शामिल है या सुसाइडल थॉट शामिल है, और बिहेवियर भी rigid behavior यकीनन। Problem may be a result of difficult dealing with the condition itself as well as medication side effect। medication के side effect की वजह से जिस प्रॉब्लम से ये लोग गुजर रहे होते हैं तो इस वजह से ये प्रॉब्लम पैदा होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अदर लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस। अब हम देखते हैं स्लाइड पे, देखेंगे आप, अदर लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एपिलेप्सी आर अनकॉमन बट मे हैपन। इसमें जो अदर लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस हैं वो एपिलेप्सी की वजह से वो अनकॉमन है लेकिन हो सकती हैं, सच एज नंबर 1 status epilepticus। This condition occur if you are in a continuous state of seizures activity lasting more than 5 minutes, or if you have frequent recurrent seizures without regaining full consciousness in between them। 5 मिनट या इससे ज़्यादा का अगर आपको सीजर्स का हो गया तो आप इसी कंडीशन से ही गुजर रहे होंगे, या एक सीज़र के बाद दूसरे सीज़र का फ़ौरन जो अटैक है वो आपको इसी की तरफ निशानदेही करता है। पीपल विद स्टेटस एपिलेप्टिकस हैव एन इंक्रीज रिस्क ऑफ परमानेंट ब्रेन डैमेज। इस तरह के जो स्टेटस एपिलेप्टिकस के जो लोग होते हैं वो परमानेंट ब्रेन डैमेज का भी शिकार हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क पे हैं, और उनकी डेथ भी हो सकती है। दूसरे नंबर पे सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ इन एपिलेप्सी, जिसको हम लोग SUDEP कहते हैं। People with epilepsy have also a small risk of sudden unexpected death। एपिलेप्सी का शिकार सिर्फ चंद लोगों में कुछ ऐसा होता है कि जनाब उनकी अचानक मौत हो जाए, अचानक वफ़ात हो जाए। द कॉज इज़ अनोन, वजह तो अनोन है,
but some research show it may occur ड्यू टू हार्ट और रेस्पिरेटरी कंडीशन. हार्ट और रेस्पिरेटरी कंडीशन की वजह से भी ये कंडीशन आती है कि सडन डेथ हो जाए. तो हमारे पास आज की डिस्कशन के हवाले से यही एक अंडरस्टैंडिंग थी. I hope that you will have the good learning today about the topic of epilepsy. So guys, see you inshallah in next topic. Have a good day.